morning, students. I am Shailendra Chaurasia, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya, Kota number 2. Going to discuss the chapter Development from the book Understanding Economic Development, Social Science, class 10th. You know, development has many aspects. The purpose of this chapter is to enable you to understand this idea. You have to understand that people have different perspectives on development, and there are ways by which we can arrive at common indicators for development. Economic development is a very common thing to measure the development and growth of an economy. Okay, it can be measured, and income is the most common method for measuring development. Okay, start the chapter. We can see that in this picture there are so many aspects, there are so many concepts are there. Okay, देखिए आप इसे, ये एक लेडी जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये घर का कोई काम कर रही है, इसकी कच्ची सी झोपड़ी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे. ठीक है, ये लेडी झाड़ू निकाल रही है. ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि चुनाई का काम कर रहा है मकान वगैरह बनाने के लिए. एक लेडी यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है, खेत में काम कर रही है. ओके, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हमें दिखाई दे रही है. ठीक है, यहाँ पे कुछ एरोप्लेन्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रॉकेट दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे हमें एक 4 व्हीलर दिखाई दे रही है. ठीक है, और बीच में हम एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो इन सबके ऊपर है, जो इन सबके ऊपर राज कर रहा है. ठीक है, ये पिक्चर्स हमसे कुछ कहना चाहती है. क्या आपको समझ में आता है ये क्या कहना चाहती है? ओके, मुझे पता है कि आपको समझ में आता है. ठीक है, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आगे देखिए. This is the another picture to represent the aspects of development in the country, in the various countries also. Okay, देखो इस पिक्चर में एक वृद्ध व्यक्ति ही बहुत आसानी से बैठा हुआ है आराम से, और वो एंजॉय कर रहा है अपनी जगह. यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक फैमिली मेंबर्स हैं, एक लेडी किचन में काम कर रही है और बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पे हम देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें एक कार दिखाई देती है जिसमें एक गर्ल आइसक्रीम खा रही है. यहाँ पे एक व्यक्ति कार चला रहा है, और सबसे लास्ट में द बॉटम ऑफ दिस पिक्चर रिलेटेड टू अ रिक्शा पुलर. ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है. क्या कहना चाह रहा है ये, कि all of the development of these people are completely depend on the shoulder of mine. ठीक है, कि मेरे ऊपर ही इन सब का डेवलपमेंट डिपेंड है, लेकिन मैं ही डेवलप नहीं हो पा रहा हूं. आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आगे चलते हैं. इसके बाद इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं एक बड़ी सी मल्टी स्टोरी हमें दिखाई दे रही है. आपको दिखाई दे रही है? ठीक है, इस मल्टी स्टोरी के पास में एक कच्ची बस्ती या एक स्लम भी हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कच्चे मकान है, छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, जहाँ पे बहुत से बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, एक लेडी पानी भरने के लिए कहीं जा रही है. ठीक, तो एक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत बैकवर्ड एरिया हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसी के पास में एक डेवलप्ड एरिया हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो ये पिक्चर्स अपने हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है, और यही हमें समझना है डेवलपमेंट के इस चैप्टर में, कि डेवलपमेंट हैज द मेनी एस्पेक्ट्स, फॉर इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. ओके, let me start from some contents. The first content is the introduction. First we have to introduce the concept of development and growth. The next one is the meaning and definition of development.
Okay. The another one is the growth and development. We should know that the growth is the different concept from the development. We will discuss it. Next, what development promises for the different people. There is a different goals. Okay. Next, we will discuss about the income and other goals. After that, we will discuss the national development, meaning of national development. After that, we discuss the how to compare different countries or states. It means what are the various indicators, what are the various factors responsible for the development of the countries and states itself. Okay. Now, we will discuss in the next income and other criteria regarding the development. After that, we will discuss the public facilities, and at last we will discuss the sustainability of development. That is the most important new scenario of the development. Okay. Okay. Before starting the topic, there are some questions before us, that what are the essential things that we require? It means what are the essential things that we require to develop ourselves or any other person. ओके. मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, जिनके बिना हम नहीं कह सकते कि वो डेवलप है. ठीक है. उन सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ जानकारी लेनी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्या लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? क्या हमारा जीवन और अच्छा हो सकता है, सभी के लिए अच्छा हो सकता है? ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन को और ज्यादा अच्छा बना सकती हैं? ठीक है. नेक्स्ट, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? कि किस तरीके से लोग अपने एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है. डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड है. हम इसे बहुत ही छोटे लेवल पे मेजर नहीं कर सकते हैं. ओके. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी वास्ट. दैट इज व्हाई this is a social indicator of the development, that how should people live together to increase the development processes for the society. Okay. उसके बाद हम बात करें, कैन देयर बी मोर इक्वलिटी? क्या और ज्यादा इक्वलिटी पॉसिबल है, हो सकती है? यानी कि समाज में, सोसाइटी में whatever inequality are there, it can be there more equality among the people, among the society, in the country, or at the level of world. These are the questions that is very much required before discussing the concept of development. Okay. We can understand the process of development, that what is the development. Okay. Now we can understand it, that the development is a process. Development is a process that creates growth. This is an indicator of the development. Okay. Next one is the progress at the level of social, economic, political. Okay. It means सभी तरह की प्रोग्रेस इसमें शामिल है, चाहे आपकी आर्थिक प्रगति हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वो सारी की सारी आपके डेवलपमेंट में शामिल हो जाएगी. उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव चेंजेस और the addition of physical, economic, environmental, social and demographic components. Okay. It means कि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रोथ को क्रिएट करता है, प्रोग्रेस को क्रिएट करता है,
और पॉजिटिव चेंजेस को लेके आता है, ठीक है, न सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स में बल्कि इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स के साथ में। ओके, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट is a rise in the level of quality of life of the population. Okay, the purpose of development is a rise in the level and quality of life of the population. What is the meaning of quality of life? It means ये जरूरी नहीं है कि इंसान बहुत ज्यादा अर्न करे, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा वो कमाने से उसका डेवलपमेंट होगा। नो, more income cannot assure the more development and quality of life of the population. It depends on the different factors which we have already discussed, that more equality, sustainability of the development, okay, freedom, security, okay, these type of factors we will discuss in the next part of the chapter. Okay, then the purpose of development is rise in level and quality of life of the population, and the creation of expansion of local regional income and employment opportunities without damaging the resources of environment. This is a holistic approach about the development. It is not a compact meaning of the development. It provide the vast knowledge, vast interrelationship between the various aspects of the development, physical as well as economic, as well as environmental, social and demographic level. Okay, now we can understand it in the next. Development is visible and useful. Okay, not necessarily immediately, and includes an aspect of quality change and the creation of conditions for continuation of that change. मतलब कि डेवलपमेंट है वो विजिबल भी है और यूजफुल भी है। ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही जल्दी हो, ठीक है, लेकिन ये इंक्लूड करता है अपने अंदर क्वालिटी चेंजेस को। ओके, जो कि चेंजेस आ रहे हैं वो फ्यूचर में भी आगे बने रहेंगे। ऐसे सारे चेंजेस डेवलपमेंट अपने अंदर शामिल कर लेता है, ठीक है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि डेवलपमेंट किन किन चीजों को अपने अंदर शामिल करता है। क्लियर? ओके, discuss the meaning of and definition of development. There are some definitions given by the different scholars. Okay, first, this is the definition given by Dudley Sears. Okay, has defined development as the reduction and elimination of poverty, inequality, and unemployment within a growing economy. In this definition, we have to focus on the indicator given by the Dudley Sears. The first indicator is the poverty. This is the social indicator as well as economic indicator. Okay, the next one is the inequality. It is also an economic indicator as well as social indicator, and unemployment is also an important economic indicator. It means the circle of the development is focused on social development as well as the economic development of the people of the country. Okay, the next most important definition given by the Nobel economist, Nobel Prize winner economist, Indian economist especially, Mr. Amartya Sen, Dr. Amartya Sen, क्या लिखते हैं वो यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है यहाँ पे, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ठीक है। उस बुक के थ्रू ही उन्होंने डेवलपमेंट को
यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की है कि बेसिकली हम डेवलपमेंट को क्या माने, क्या चीज है ये डेवलपमेंट। ओके, तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अब किस चीज का फ्रीडम? हर एक चीज जो आप करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए आपके पास फ्रीडम है, वही आपका डेवलपमेंट है। ओके, मतलब ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो थिंकिंग है डेवलपमेंट के बारे में, ये इसके क्राइटेरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ये इसके लिमिटेशंस को कम कर देती है, इसके एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, तो जो फ्रीडम वर्ड है वो बेसिकली डायरेक्टली डेवलपमेंट से कोरिलेटेड है। ठीक है, देन what he can say that the development sees development as freedom, sees economic development as being concerned with improving freedoms and capabilities. Okay, what type of freedoms and what type of capabilities? Whatever I want to do, I am capable or not? I am free or not? This is the major issue. Okay, if a person is capable and he is free, whatever he want to do, it means we can say in some or with some constraints, he or she is a developed person. Okay, to the disadvantages, thereby enhancing the overall quality of life. ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ओवरऑल जो व्यक्ति है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो, उसको फ्रीडम मिले, उसकी कैपेबिलिटीज ज्यादा हो, वो ही बेसिकली डेवलपमेंट है। ठीक है, अब अगर क्योंकि हम डेवलपमेंट को अलग अलग एस्पेक्ट में देखेंगे, डेवलपमेंट एक फीमेल के लिए, एक वीमेन के लिए अलग हो सकता है, एक बच्चे के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है, एक गरीब के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है ना, एक अमीर आदमी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के अपने अलग अलग मायने हैं। रूरल सेक्टर के व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है और अर्बन सेक्टर के व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है। तो डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, नो डाउट दिखने में हमें मैक्रो लेवल का दिखाई देता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रो लेवल से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ओके, in last we can say that the development is the expansion of the people's freedom to live long, healthy and creative lives. Okay, to advance other goals, they have reason to value and engage actively in shaping development equitably and sustainably on a shared planet. Okay, तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं डेवलपमेंट को मीनिंग को समझ पाए होंगे यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी चीजें हमें यहाँ दिखाई दी है, बहुत सारी चीजों को हमने इसमें समझा है कि डेवलपमेंट में हमने पॉवर्टी को इंक्लूड किया, इनइक्वालिटी की बात की, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की कि ये सब अगर खत्म हो जाए, ये एलिमिनेट हो जाए तो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति को फ्रीडम मिल जाए, उसके पास सब चीजों की कैपेबिलिटीज हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, तो वो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम हमारे डेवलपमेंट को इक्विटेबली और सस्टेनेबली हम शेयर कर सकते हैं, हमारे प्लानेट पे जो हमें प्लान दिया हुआ है, ठीक है, उसके जितने भी अच्छी चीजें हैं जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करे, वो सारी चीजें हमारे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है और हम हमारे प्लानेट को शेयर करके किस तरीके से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, वो सारे के सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। Okay, the next one, another concept is the growth and development. We have already discussed about the development. Now we have to focus on the concept of growth. Basically it is a quantitative indicator of the development. It is one of the factor of the development. Normally we say that an increase in the capacity of an economy to produce goods and services compared from one period of time to another. Okay, for the sake of simplicity, if there is an increase in national income,
increase in gross domestic product, it will be the clear indicator of the economic growth of the country. मतलब कि अगर हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, जीडीपी इंक्रीज होता है, हम पहले से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाते हैं पहले के टाइम पीरियड की कंपैरिजन में, तो उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, जैसे कि एक व्यक्ति पहले अगर वो 5,000 रुपए महीना कमाता था और अब अगर वो 8,000 रुपए महीना अर्न कर रहा है तो उसकी ग्रोथ हुई है। इसी तरह से इकोनॉमी की जीडीपी पहले मान लो कुछ करोड़ रुपए की 5 करोड़ रुपए थी, आज इंक्रीज हो गया 10 करोड़ रुपए हो गई है, तो उससे हम कंट्री की या उस इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव मेजर of the development and it is one of the part of the development. Okay. Now the question has been arranged before us that what are the difference between growth and development. We can easily differentiate between the growth and development, that growth is the quantitative measures and development is the quantitative as well as qualitative measures. Growth focused on only the economic growth of the country, but the development focuses on the social, political, as well as economic development of the country and the society. Okay, growth is contract in the nature, but development is not. The concept of development is very vast. Before each and every component has been included in the development itself. Okay, now topic, that is the what development promises different people and different goals. We have already discussed that the focus and the ideology of the development are completely different for the different type of people. Okay, we cannot say that one development goal is common for all the available societies, all the people in the country. No, this is different for all the people, all the persons. Okay, we have some examples to understand this, that in this table there is one column, first column category of person is given, and the another column developmental goals and aspirations are given. Okay, first the category of the person is the landless rural laborers. Landless rural laborers. Okay, मतलब एक ऐसा श्रमिक है जिसके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है, गांव में रहता है। ठीक है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? वो किस चीज को अपना डेवलपमेंट मानेगा कि यही मेरा डेवलपमेंट है? वो मानेगा कि उसे ज्यादा दिन काम मिले, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसके लिए तो डेवलपमेंट यही हुआ ना कि उसको अच्छी मजदूरी मिले, अच्छा पैसा मिल जाए और उसको कंटिन्यू काम मिलता रहे। इसके अलावा वो अपना डेवलपमेंट किसमें मानेगा? लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। उसके बच्चे को जो लोकल स्कूल है वहां आसपास का, वहां पे बहुत अच्छी शिक्षा मिले, वो अच्छा पढ़ लिख सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट another point is that there is no social discrimination and they too can become leaders in the village. Okay, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, हम खुद महसूस कर सकते हैं बच्चों कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन कितनी बड़ी चीज होती है। अगर हम आप सोचो एक मिनट के लिए कि आपको अगर आपकी सोसाइटी से अलग कर दिया जाए या सोसाइटी में एक अलग दृष्टि से आपको देखा जाए, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक है, तब आप कहेंगे कि आपके पास अगर बहुत सारा पैसा भी है, सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन आपको सोसाइटी से अलग समझा जाता है, तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी आपको डेवलपमेंट नहीं होने का अपना एक क्लियर इंडिकेटर है। ठीक है, और आपको विलेज में आप एक लीडर की भूमिका भी निभा सकते हैं, ये भी इसमें शामिल हो जाता है अगर। ठीक है, तो अपने आप को एक लैंडलेस रूरल लेबर कब डेवलप मानेगा? जब ये सारी की सारी चीजें उसकी सेटिस्फाई हो जाती हैं। बहुत आसान, बहुत कॉमन चीजें हम देखें यहाँ पे। ठीक,
The next one is the prosperous farmers from पंजाब. पंजाब के जो समृद्ध किसान हैं उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसे. Assured high family income through higher support prices for their crops. ओके, वो क्या चाह रहा है कि उसकी फैमिली की इनकम बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा हो, उसको हाइयर सपोर्ट प्राइस मिले उसकी फसलों का, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है हमेशा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो ज्यादा से ज्यादा उसे मिलना चाहिए. ठीक है. एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, उसको जो श्रमिक वगैरह है, लेबर है, वो सस्ती मिल जाए, ज्यादा मेहनत करने वाले हो. एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड, और वो जब चाहे अपने चिल्ड्रंस को विदेशों में सेटल कर सके, वहां पढ़ाने के लिए भेज सके, वहां नौकरी के लिए वो भेज सके. ठीक है. तो ये सारी की सारी चीजें एक पंजाब का जो समृद्ध किसान है उसके बारे में हमें बताती है. ठीक. अब आगे देखो, कुछ चीजें, कुछ रोज कॉलम हमारे लिए खाली छोड़ दिए गए हैं ताकि हम बताएं कि उस व्यक्ति को किस केस में या उसका जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या होगा. ओके. द नेक्स्ट वन इज द फार्मर्स हु डिपेंड ऑन ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. एक किसान है जिसके पास खुद की जमीन भी है, लेकिन जो फसलें हैं, जो उसकी खेती है, उसकी ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए वो वर्षा के ऊपर डिपेंड है. अगर समझिए उसके पास ऐसे कोई सोर्सेज आ जाते हैं, ऐसे कोई साधन आ जाते हैं जिससे कि वो इरिगेशन फैसिलिटीज का फायदा उठा सके, तो उसके लिए तो वही डेवलपमेंट गोल होगा ना. हम आसानी से समझ सकते हैं इस बात को. इसके बाद अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली. ठीक है. एक रूरल वुमेन की क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे बड़ी बात कि उसको वो जो सारे राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, फैमिली राइट्स हैं, वो उसे नहीं मिल पाते हैं. उसको बोलने का अधिकार भी नहीं मिल पाता है. अगर वो अधिकार उसे मिलने लग जाए तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि वो डेवलप हो रही है. हम ऐसा देखते हैं, नो डाउट गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं, जैसे कि गांव में अब कुछ सरपंच पदों के लिए महिला की ही नियुक्ति की जाती है, उन्हीं को आगे लेके आया जाता है. ठीक है. तो महिला सरपंच हमें देखने में आती है. इसके अलावा अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की. अगर उसका अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है जैसा वो चाहता है उसकी योग्यता के हिसाब से, तो वो अपने आप को उसका डेवलपमेंट गोल होगा. ठीक है. एक अमीर फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का है, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या होगा? अच्छे से वो पढ़ाई करे, बहुत पढ़ाई करके वो बहुत पैसा कमाए, बहुत अच्छा जॉब करे, ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा. इस ठीक है. लेकिन उसी अर्बन फैमिली में अगर एक गर्ल है तो उसका गोल क्या हो सकता है? इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट गोल ऑफ द बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. Okay, the girl from a rich urban family, she gets as much freedom as her brother. Okay, there is the problem. This is the problem of freedom. उसको उतनी फ्रीडम है ही नहीं अपने परिवार में जो चाहे वो करने की. ठीक है. अगर उतनी फ्रीडम उसे मिलती है तो वो इसका डेवलपमेंट गोल है. And is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. ठीक है. अगर वो चाहे तो उसकी स्टडी वो अपलोड करना चाहे तो ये उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है. जो वो करना चाहती है, अगर उसका फ्रीडम उसे मिल जाए तो ये उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है. इसी तरह से एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, उनका डेवलपमेंट गोल क्या है? अब सीधी सी बात है, वो वहां से हटेंगे. ठीक है. तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा. तो उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो प्रॉपर हो, सही तरीके से हो, ताकि उनके होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके. उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उसे किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे, वो उनको अपने ट्रेडिशनल राइट्स को एंजॉय करते रहे आगे से आगे. ओके. दिस इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ द पर्टिकुलर आदिवासीज फ्रॉम नर्मदा वैली. ओके. In last, we can say that the development goals are completely different for the different type of people. Okay. Some for more example, we can understand it through. Okay. Finally, it is noted that different persons can have different development goals. Okay. And what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. ठीक है. तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे के लिए भी हो जरूरी नहीं है.
और बल्कि ये पॉसिबल है कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी जरूर हो सकता है। इस पिक्चर के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक महिला हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये महिला अपने बच्चे को लेके बैठी हुई है, ठीक है, रोड के किनारे पे। और वहां से एक 4 व्हीलर जाती है और उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपना हॉर्न बजाता है जोर से, ठीक है। और उसकी गाड़ी से निकलने वाला जो जो धुआं है, ठीक है, गैस है, उससे उस महिला को प्रॉब्लम होती है, उसके बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है कि वो उन चीजों को एंजॉय कर रहा है जो वो चाहता है, ठीक है, जैसे कार। लेकिन उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट होती है और उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो दूसरे लोगों के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्टिव कंडीशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसी तरह से इस पिक्चर में भी हम एक चीज ये देख पा रहे हैं कि पास में ही एक बहुत बड़ी, एक अच्छी सी बिल्डिंग, एक इंडस्ट्रियल हब टाइप में हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है। लेकिन पास में ही हमें जो रोड है, जो सड़क है और जो झोपड़े हैं वो दिखाई दे रही है। और सड़क की स्थिति ये है कि वहां पानी भरा हुआ और कच्ची सड़क है, ठीक है। तो एक तरफ तो बहुत अच्छी कंडीशन है और एक तरफ बहुत बुरी कंडीशन है, ठीक है। तो यही चीजें हमें बताती है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द डेवलपमेंट फॉर द डिफरेंट पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो हम दोनों चीजों को यहाँ समझ पाए कि डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए, एक सोसाइटी के लिए जो डेवलपमेंट हो, किसी दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट we have to understand the economic income and the other goals. ओके, भाई इनकम की हम ये बात कर रहे हैं कि इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक व्यक्ति की लाइफ में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको डेवलप करने में, ठीक है। ओके, अपनी सारी डिजायर्स, सारी इच्छाएं, सारी जरूरतें वो किससे पूरी करता है? अपनी इनकम से, अपनी सैलरी से। वो जितनी ज्यादा होगी वो अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने लिविंग स्टेटस को उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा। That is why it is noted that earning and more earning income is an important thing in our life. But the another question before us, that it is sufficient. Is it sufficient or not? Definitely, we can say that income is not sufficient to betterment of our life. Okay, because some other non-economical factors are also equally responsible to develop the person. Okay, first we have taken the material things. These are completely depend of the income of the person. Okay, basically the material goods which increase our consumption level, life status like good house, AC, television, car, etc. हम जानते हैं ना कि हमारे पास पैसे होंगे तभी तो इनको खरीद पाएंगे, और ये सारे हमारे फिजिकल वेलफेयर को बढ़ाते हैं, हमारे सोसाइटी के स्टेटस को अच्छा बनाते हैं, हमें ऊंचा बनाते हैं। ओके, बट in spite of these availability of these material things, if we do not have the some required non-material things, we cannot say that we are developed. Okay, some examples are there: equal treatment, freedom, security, respect of others, friendship, job security, job regularity, working atmosphere, dignity and society. भाई ये ऐसे नॉन मटेरियल थिंग्स हैं जिनको हम कभी भी इनकम में या मनी में मेजर नहीं कर सकते। हमारे साथ अगर सोसाइटी में और राष्ट्र में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, डिफरेंस किया जा रहा है, तो ऐसे केस में हम नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी डेवलप है, हम डेवलप है, ठीक है। हम पिछले पार्ट में डिस्कस करके आए फ्रीडम के बारे में कि whatever we want to do in the society and for the nation, but we are not free to do whatever we want, ठीक है। तो ऐसे केस में हम नहीं कह सकते थे कि हम डेवलप है, क्योंकि हमें फ्रीडम नहीं है। इसके अलावा
हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। जब सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम डेवलप सोसाइटी। ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के एग्जांपल हमारे पास है, सोमालिया, ठीक है, जहां पे अभी भी सिक्योरिटी सेफ्टी की बड़ी जो प्रॉब्लम है, इशू है, बहुत बड़ा इशू है। अभी भी लुटेरे सब कुछ लूट लेते हैं वहां पे, ठीक है। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, हम देख सकते हैं जो अरब कंट्रीज है वहां पे कुछ इस तरह के कानून है जहां हमें लगता है कि हम सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो हम इन चीजों को देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, अगर हमारी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, हम किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते, तो जो एक अच्छे रिलेशनशिप हैं वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। जब अच्छे रिलेशनशिप डेवलप नहीं होंगे तो हम मटेरियल थिंग्स अवेलेबल होने के बाद भी अपने को, अपनी सोसाइटी को कभी भी डेवलप नहीं कह सकते हैं। ओके, नाउ फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हम इसको कभी भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप नहीं है और सब कुछ है तो ऐसे केस में भी हम कभी भी डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के जो नेता हैं, लीडर हैं, वो दूसरी कंट्री के लीडर्स के साथ में अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप भी रखते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो उसी के बिहाफ पे फिर आगे जितने भी इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह उसको आगे बढ़ाते हैं। जॉब के केस में मान चलें कि एक व्यक्ति को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उसे उसकी नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि वो डेवलपमेंट नहीं है। इसी तरह जॉब रेगुलरिटी, वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऐसा है जो हमारे हमारे लायक नहीं है, हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती। इस तरह का एटमॉस्फेयर कई बार वुमेन्स को फेस करना पड़ता है, उसकी वजह से उन्हें उनकी जॉब की प्रॉब्लम उन्हें देखनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिग्निटी इन सोसाइटी, अगर हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में लोगों को उनकी डिग्निटी फील नहीं कराई जाती है, उनकी सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा उन्हें फील नहीं होती है, तो उसे हम कभी भी डेवलप नहीं कह सकते हैं। इट मीन्स non-material things are equally important with the material things for the development of the country as well as person and people. In last, hence we can say that for the development, people look at a mix of goals. That is why the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life that we have already discussed. Okay, in the head of non-material things and material things. Okay, now the next is the income and other goals. We have some questions. By giving the answer of these questions, definitely we will understand the concept of income and other goals for the development of the people and the society. What do different persons have different notions of development? Which of the following explanation is more important and why? Okay, first, because people are different or because life situations of person are different. Yes, definitely life situations of persons are different. That is why they have different development goals. Okay, do the following two statements mean the same? Justify your answer. People have different developmental goals. Yes, all the people have different development goals. And people have conflicting development goals also. Yes, we have already discussed that one condition that is uh, better, that is beneficial for one person, it may be possible that it is destructive for the another person. Okay, now next give some examples where factors other than income are important aspects of life. I have discussed then these are the non-material things. Okay, and explain some of the important ideas of above section in your own words. You can have your own idea, your own thinking about the ideas of the development. Okay, write it in your notebook and explain it in a group discussion program. Okay, now we have to understand the topic is the national development. Okay, the question is there that what is national development? Okay, the development
is belongs to the nation, to the country, to the economy. That is the national development. Okay. Okay. The concept of national development creates some questions for us, that on the basis of these questions we can understand the ideology, the idea of the national development. The first question is, can all the ideas of development be considered equally important? इट मीन्स कि जितने भी आइडियाज हैं डेवलपमेंट के, वो सारे के बराबर हैं, बराबर इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मतलब बराबर हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, सभी को बराबर वेटेज देना चाहिए. ठीक है, ये चीज हमें समझनी है यहाँ पे. इसके बाद, इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड दैट व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? ठीक है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कुछ विरोधाभास हो, तो कैसे इस बात को डिसाइड किया जाएगा कि ये एक अच्छा और एक न्यायोचित रास्ता होगा सभी के लिए. ठीक है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? ठीक है, कौन सा डिसीजन पूरे ओवरऑल सोसाइटी के लिए बेटर होगा, सबसे अच्छा होगा? एंड वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? ठीक है, यहां भी हमें समझना होगा कि जो डेवलपमेंट के लिए आइडियोलॉजी यूज की जा रही है, वो आइडियोलॉजी क्या किसी एक स्मॉल ग्रुप के लिए सही है, या फिर जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकांश के लिए सही है. ठीक है, ओके, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं बहुत, कि हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज ने, मतलब वर्ल्ड के अधिकांश देशों ने अपने यहाँ पे लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है. क्यों किया, बताइए आप. हम क्यों कह सकते हैं यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इज द बेटर वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री? क्यों कह सकते हैं हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट बनती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, वो अधिकांश लोगों द्वारा बनाया जाता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होती है, ना कि स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल. ठीक है, तो जो बहुमत होता है, ठीक है, जिसकी जब सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, उसे ही एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, उसे ही पावर मिलती है, वही लीडर बनता है. ठीक है, और वही गवर्नमेंट को चलाता है ना. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजी जो किसी एक या कुछ छोटे ग्रुप को फेवर करने की जगह जितने भी अधिकांश लोग हैं उनको फेवर करे, उससे हम क्या कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट. तो नेशनल डेवलपमेंट के पहले हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने तलाश करने हैं कि क्या इनके आंसर्स है. उसी के बाद हम कह सकते हैं कि दिस इज द नेशनल डेवलपमेंट. यहाँ पे एक छोटा सा केस स्टडी में दिया हुआ है, इस केस स्टडी को पढ़ के भी चीज को समझ सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट है ही क्या. ओके ओके, डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस. लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट. व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया? इसके बारे में हम पहले से देख चुके हैं कि इस एरिया के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा. क्या गवर्नमेंट को इन्हीं के बारे में सोचना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, जिनका हो चुका है, या इन लोगों के बेटरमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, है ना, कि दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, कि इनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो अपना यूएनडीपी में पॉवर्टी की डेफिनेशन देता है, उसमें वो अपना जो कच्चा फ्लोर है ना, जो अपने घर में जो फ्लोर होता है, अगर वो कच्चा है, ठीक है, तो उसे भी वो गरीबी में शामिल कर लेता है, कि जिसके पास अपना घर का जो फ्लोर है वो कच्चा है, ठीक है, जिसको बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद दूसरे के लिए किसी की कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उन गरीब लोगों के लिए जरूर मायने रखती है. ठीक है, इसलिए वो चीज भी यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अलग अलग एरिया के लिए क्या क्या अलग अलग डेवलपमेंट गोल होंगे, ये हमें यहाँ देखना है. इसके अलावा रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ओके, वी रीड. The vessels dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa, the
Fumes from the highly toxic waste cause nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were died, 20 in hospital, and 26,000 treated for symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metals had contacted a local company to the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. तो इस न्यूज़पेपर के थ्रू में क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी उसने डीलिंग की एक लोकल कंपनी से कि अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे डिस्पोज करने के लिए। तो उसे जहाँ डिस्पोज किया गया वो आसपास का जो सी था, सराउंडिंग सी था, वहां पे डिस्पोज कर दिया गया। ठीक है, ओपन एयर में डंप किया गया सिटी में। इस वजह से वहां के जो लोग थे वो बीमार हो गए, उनको कई तरह की तकलीफें आई, कई लोग मर भी गए। ठीक है और उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। अब कुछ क्वेश्चंस उनके थ्रू हम समझ सकते हैं यहाँ पे। Who are the people and who benefited and who did not? भाई ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बेनिफिट हुआ और ऐसे कौन है जिनको नहीं हुआ? हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी है और जो लोकल कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उन दोनों को तो बेनिफिट है, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है। इवन दे आर सफरिंग फ्रॉम द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है भाई, कंपनी ने जो किया वो अपने प्रॉफिट के लिए किया, उनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसका उनके प्रॉफिट का नेगेटिव इंपैक्ट और दूसरे लोगों को उठाना पड़ा। ओके, द नेक्स्ट वन इज द व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर दिस कंट्री। अब इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होना चाहिए? ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन हमारे सामने क्रिएट कर देता है कि डेवलपमेंट गोल यहाँ पर उसके सामने क्या हो, कि अपने जो लोग हैं उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए वहां की गवर्नमेंट को। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जो भी जरूरी सजा है वो देनी चाहिए, उनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए। और मल्टीनेशनल कंपनी है पेट्रोलियम की, उसके ऊपर भी बैन लगाने चाहिए और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देनी चाहिए लोगों की हेल्थ सुधारने की। ठीक है, और इस तरह के प्रोविजंस नो डाउट हमारे यहाँ पे भी किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि ये जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये जो अदर प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, ये CSR के तहत कुछ पैसा, ठीक है, अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए स्पेंड करेंगी। ठीक है, तो वो किया जा रहा है, तो वो भी एक डेवलपमेंट गोल है, नो डाउट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। अब हम समझ सकते हैं हमारे आसपास का एरिया, अपनी लोकेलिटी को देख के, अपने गांव को देख के, कि हमारे यहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस the how to compare different countries or states कि ऐसे कौन सा तरीका है कि हम जिसके थ्रू अलग अलग कंट्रीज को और स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली देयर आर 3 indicators to compare the different countries and states. The first is the common indicator, common factor is the national income. Easily we can say the states or countries having more national income is more developed. Okay, and पर नेशनल इनकम तो अपने आप में पूरा इंडिकेटर हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहां का नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है साथ के साथ ही, और इसीलिए नेशनल इनकम ज्यादा होने पर भी उसका बराबर जो बेनिफिट है वो वहां के लोगों को मिल ही नहीं पाता। और जब बेनिफिट नहीं मिल पाता तो नेशनल इनकम के ज्यादा होने का इम्पैक्ट भी अपने आप ही क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम जब ज्यादा होगी, नो डाउट देश के पास रिसोर्स ज्यादा होंगे, और जो रिसोर्स ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है पॉपुलेशन। उस देश की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो पर पर्सन उसका जो बेनिफिट है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग that must included in the study of the comparison between the countries or states, that is the per capita income or average income.
भाई इसके ऊपर फोकस इसलिए किया जा रहा है ना कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, एवरेज इनकम ज्यादा है, मतलब जो वहां पे एक व्यक्ति है उसको उस टोटल इनकम में से कितना पार्ट मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो अगर ज्यादा होगा तो ऐसे केस में कह सकते हैं कि वो अपने वेलफेयर को, अपने फिजिकल वेलफेयर को अपना बढ़ा सकता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, अगर उसकी एवरेज इनकम ज्यादा है। इसका मतलब हम एक तो नेशनल इनकम के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं स्टेट्स और कंट्रीज को, दूसरा हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पर एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज को कि क्या पर कैपिटा इनकम भी सफिशिएंट है इस चीज को बताने के लिए कि पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री is more developed than the other? No, because by this table we can understand it proper. Okay, suppose in country A, first person having 9,500 rupees, second person is having 10,500 rupees, third person 9,800, fourth person is 10,000, and the fifth is the 10,200. This is the monthly income for 5 type of different persons. But easily we can understand that there is no very much difference between the minimum income and maximum income of these persons. Maximum is the 10,200 and minimum is the 9,500. There is difference between only 700 rupees. Okay. When we calculate the average of all the 5 persons, we got the 10,000 rupees. Okay. It means the average income for the country is 10,000. And the difference between the 10,000 and personal income is very much low and not much more. But for the country B, first person is earning 500, second is also earning 500, third is also earning 500, and fourth is also earning 500. But the fifth person earning 48,000 and the average income is same. It means for country A and for country B, the average income is same for both of the countries. Then how can we determine that both of the countries having equal, or the people living in those countries getting equal benefits from the country, from the nation and economy? No, we cannot ensure the equality between both of the countries. That is why it will be ensured by the distribution of income. We can compare the countries and states on the basis of distribution of income. As much as equal distribution of income is there, the countries or states will be equally developed. Okay, that is why the distribution of income is more important than the national income as well as the per capita income or average income of the country or the state. Okay, there is a one criteria based on the World Development Report that which country is rich and which is poor and which is middle income country. Okay, on the basis of this criteria given in the US dollar per capita income per annum, a rich country is having $12,056 and above. Okay, but between the $955 US dollar greater than and the less than 12,056 US dollar. But for the poor and low income country, a country having 955 US dollar and less. Okay, this is the criteria given by the World Development Report of 2017. Okay, the rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. Okay, now we discuss the other important things, income and other criteria. Okay,
It means there is some another criteria also to compare the states and countries. It is not only income, it is the per capita income, it is the infant mortality rate, it is the literacy rate and net attendance ratio. भाई हमें अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिए गए हैं, हमें समझ सकते हैं इसको बहुत आसानी से। आप देखिए हरियाणा है, वहां पे पर कैपिटा इनकम है आपकी 1,62,034 रुपीज, केरला की 1,40,190 रुपीज और बिहार की है 31,454 रुपीज ओनली। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी? हरियाणा की, उसके बाद केरला की, उसके बाद बिहार की। मतलब केरला यहाँ पे इनकम, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे सबसे ज्यादा डेवलप कहा जाएगा और सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड कहा जाएगा वो बिहार कहा जाएगा। ठीक है, पर कुछ अलग इंडिकेटर्स हैं जो हमें अलग चीज समझाते हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं? अलग जो इंडिकेटर्स है हमें वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हरियाणा में जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, पर हम समझ लें सबसे पहले यहाँ पे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती क्या है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब कि एक साल में 1000 जो जीवित जन्म होते हैं उनमें से कितने बच्चे एक साल पूरा करने के पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, वही क्या कहलाएंगे? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहलाएगी। ठीक है, इसका लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट है इट मेजर्स लाइक प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 साल और उससे ऊपर के लोग, कितने लोग लिटरेट हैं, कुछ भी पढ़ना लिखना जानते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे वही हमारी लिटरेसी रेट को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद हम देखें नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as per परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, यानी कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में से कितने बच्चे हैं जो 14 और 15 इयर्स तक स्कूल अटेंड करते हैं, वो उनका नेट अटेंडेंस रेशियो होगा। ये भी इनकम के अलावा अदर जो क्राइटेरिया है उसमें शामिल होते हैं कि कोई भी स्टेट या कंट्री कितना डेवलप है। ओके, लेट वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, हरियाणा का हमने देखा कि जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा है, बिहार की सबसे कम है, केरल की हरियाणा से कम, यानी कि इनकम के बेसिस पर हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप माना जाएगा। उसके बाद हम देखें हरियाणा की जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो 33 पर 1000 है। ओके, एंड लिटरेसी रेट है वो 82% है। ठीक है, और नेट अटेंडेंस रेशियो 61% है। अच्छा, अब इसका कंपैरिजन करते हैं केरला से, जहां पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ओनली 10 है, लिटरेसी रेट 94% है और नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है। और ये सारे के सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि चाहे हरियाणा इनकम के बेसिस पे केरला से आगे हो, लेकिन जो अदर क्राइटेरिया है उन अदर क्राइटेरिया के मामले में हरियाणा केरला से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हरियाणा उतना डेवलप नहीं है अंदर अदर इंडिकेटर्स के बिहाफ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो हम जो चीज जो समझ पाए यहाँ पे कि हम क्यों अदर इंडिकेटर्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का कम होना क्यों जरूरी है, लिटरेसी रेट का ज्यादा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द लिटरेसी रेट एंड द नेट अटेंडेंस रेशियो ऑफ द कंट्री। ओके, मतलब कि जितना ज्यादा ये परसेंटेज ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ही देश का डेवलपमेंट होगा। ओके, डिस्कस अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज। हमने बात की ना पहले कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों की इनकम भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं कर सकती है। ठीक है, लोगों के पास चाहे कितनी ही इनकम हो, जिनकी पॉकेट में चाहे कितनी ही मनी हो, ठीक है, वो ऐसी सर्विसेज हैं जो वो खुद
अपने लेवल पे नहीं खरीद सकते हैं, और अगर खरीद सकते हैं तो कुछ लोग जरूर खरीद सकते हैं, हर एक व्यक्ति उसे नहीं खरीद सकता है। ये हमें यहाँ पे ये चीज समझनी होगी। ठीक, तो अगली चीज अब यहाँ समझेंगे यहाँ पे कि इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. It means money cannot buy all the goods and services that we may need to live well. मतलब हमारे अच्छा जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें हम अपनी इनकम से ही प्राप्त कर पाए। ठीक है, कुछ ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज होती है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, और उनके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हम डेवलप हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, क्या है हमारे पास, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अलग अलग कंट्रीज के और अलग अलग स्टेट्स के हमारे पास है। दिल्ली हम जानते हैं कितना ज्यादा पोल्यूटेड है, नो डाउट वो अदर मामलों में डेवलप माना जाएगा, लेकिन पॉल्यूशन वहां पे बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अनअडल्टरेटेड मेडिसिन हम देखने को आती है यहाँ पे। ठीक है, कुछ मेडिसिन से जो रिक्वायर्ड है वो अगर हमें सही तरीके से नहीं मिल पाती हैं तो भी उस केस में हम अपने आप को, अब हम खुद घर पे तो बना नहीं सकते ना मेडिसिन को। ठीक है, ये तो हमें खरीदनी पड़ेगी, और अगर वो मिक्स वाली मिलती है, कंटेमिनेटेड मिलती है, तो ऐसे केस में हमारे जो स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ है, उसे हम मेंटेन कभी भी नहीं रख सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। भाई जो डिजीज है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम हम, अपनी इनकम अगर ज्यादा होगी तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो काम तो पब्लिक फैसिलिटीज के रूप में हमें मिलेगा जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, कि किस तरीके से हमें इन्फेक्शियस डिजीज से बचना है, किस तरह से प्रोटेक्ट होना है, उसका क्या वैक्सीनेशन है, वो सारा हम अपने प्राइवेट लेवल पे खुद की इनकम से, खुद की मनी से, खुद की पॉकेट मनी से कभी भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हमें यहाँ पे गवर्नमेंट की और पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी। भाई आप सोचो, अगर पुलिस नहीं हो, अगर आर्मी नहीं हो, तो क्या हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू सिक्योर आवरसेल्फ फ्रॉम द enemy of the country and society. That is why the police, army is compulsory or required for the safety and security of the society and country. ठीक है, ये भी पब्लिक फैसिलिटीज है। हाँ, हमारी इनकम ज्यादा हो तो हम अपने आप पे गार्ड रख सकते हैं, लेकिन वो हमारी सिक्योरिटी की पूरी तरह से इंश्योर नहीं कर सकता है। ओके, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी हम, कुछ लोग अपने आप में लेवल में कर सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति इसको भी इंश्योर नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को प्रोवाइड करवाए। इसके अलावा सैनिटेशन फैसिलिटी इन द कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी में जो सैनिटेशन फैसिलिटी, वो भी हम पर्सनली कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसे पब्लिक फैसिलिटीज में शामिल करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रोड्स एंड बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। वी कैन अंडरस्टैंड the importance of the transportation system and communication system of the country and importance of the routes. Without the availability of the proper routes and better transportation system, economy cannot grow properly and in required form and cannot develop. By we cannot ensure the interconnectivity between the two states and countries when we do not have the sufficient routes and better road and transportation facilities. ठीक है, जब है ही नहीं हमारे पास तो हम कहां से लाएंगे। ठीक है, हम पर्सनली रोड तो नहीं बनवा सकते ना कि हमारी गाड़ी जा रही है और हम रोड बनवा लें सिर्फ, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये फैसिलिटी भी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? ये हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और इसीलिए पब्लिक फैसिलिटी है। द नेक्स्ट वन इज द पब्लिक पार्क।
हम जानते हैं हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन हम जरूर लगा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े पार्क जिसमें कि लोग जाते हैं और अपना हेल्थ बेनिफिट लेते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट का आनंद लेते हैं, अच्छे साफ सुंदर स्वच्छ वातावरण का मजा वो ले पाते हैं, वो सिर्फ पब्लिक पार्क की वजह से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एजुकेशन टू ऑल। सभी को जो शिक्षा है वो भी एक पब्लिक फैसिलिटी का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे खुद का स्कूल होगा और हम सिर्फ पढ़ेंगे। सुनने में कैसा अजीब सा नहीं लगता आप लोगों को? ठीक है, जब अजीब सा लगता है हम लोगों को तो हम कैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन हम खुद का पर्सनली हम अपना ले सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत हाईयर स्टडीज के लिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द मेडिकल फैसिलिटी। ओके, ये भी पब्लिक फैसिलिटी है, क्योंकि हम खुद का मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते, हर बीमारी का अपना खुद में एक डॉक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, पब्लिक फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। एंड द अनदर इज द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है। पब्लिक फैसिलिटी में इसमें शामिल किया गया है। गवर्नमेंट अपने अलग अलग तरीकों से, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बफर स्टॉक है, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इनके थ्रू वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी लोग हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में भूखे न सोएं, उन्हें जितना जरूरी है न्यूट्रिशन और सफिशिएंट फूड मिलता रहे। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटी भी डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आप एक बार सोच के देखो ना कि अगर ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज आपको अवेलेबल नहीं हो तो क्या होगा। आप ऐसे देश की कल्पना करो जहां पे आप ही हो, आपके पास बहुत सारी इनकम है, लेकिन और बहुत जितने लोग हैं सबके पास बहुत बहुत अमीर है सारे के सारे, लेकिन ये फैसिलिटीज उनके पास नहीं है, तो क्या वो खुद डेवलप कर सकते हैं? वो खुद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई देयर इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, द another important thing is the human development report। क्या है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? भाई हम जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे मेजरमेंट हैं हमारे सामने, लेकिन वी कैन नॉट टेक इनटू अकाउंट एवरीथिंग। ओके, दैट इज व्हाई वी कैन हैव सम इंडिकेटर्स with us to ensure or to represent the development of the human being, to development of the country. Okay, that is why UNDP published the Human Development Report. It compares countries. It compare countries based on educational level of the people, their health status, and per capita income. These three dimensions before the Human Development Report: education, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। अब जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे ये, उतना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, चलो अभी आगे हम बात करते हैं। उसके पहले एक चीज है बॉडी मास इंडेक्स, हम इसको समझ लें। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने। बेसिकली इट इज अ वे टू फाइंड आउट वेदर वी आर प्रॉपरली नरिश्ड और नॉट, यानी कि हम पूरी तरह से नरिश्ड हैं या नहीं है। इस बात को हमारा बॉडी मास इंडेक्स डिफाइन करता है, यही क्लियर करता है। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा वेट होता है उसे किलोग्राम में डिवाइड करते हैं हाइट को स्क्वायर करके। ठीक है, अब सबका अपना है कि अब उस हाइट के हिसाब से उनका एक बॉडी मास इंडेक्स दिया गया है। अगर बॉडी मास इंडेक्स उससे कम होता है तो भी हम अंडरनरिश्ड में आ जाएंगे, और अगर उससे ज्यादा होता तो भी अंडरनरिश्ड में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें जो जितना जरूरी पोर्शन है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कुछ डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है कंपैरिजन के लिए, हम देख सकते हैं और हमें समझना भी है इसे। ठीक है, कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है अपने जो नेबरहुड कंट्रीज है उनके अंदर भी। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम, वन ऑफ द इंडिकेटर टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी। Okay, per capita income, gross national income per capita income on the basis of the purchasing power parity in dollars. This is the data of the 2011. The gross national per capita income is the maximum in Sri Lanka, that is the 11,326.
Okay, the life expectancy at birth is in 2070 is the 75.5. The mean years of schooling of people is 25 and above is the 10.9 years, and the SDA rank in the world is the 76. Okay, but in comparison to Sri Lanka, India is on back foot because the gross national per capita income is 6,353, sorry, and the life expectancy is the 68.8, and the mean years of schooling of the people is 25 and above is the 66.4, and the SDA rank in the world on the basis of the data of 2018 is 130. Okay, it means we can easily understand that India is on back foot in the case of Human Development Index. ओके, यहाँ तक कि श्रीलंका से हम बहुत पीछे हैं, ठीक है, तो हमें और ज्यादा भी अच्छा करने की जरूरत है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसे हमें बढ़ाना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसे भी हमें इंक्रीज करनी है। हम देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल की, है ना, और बांग्लादेश, दोनों देशों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा है ना, आप देख पा रहे हैं इस चीज को। तो जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, तो हमें और ज्यादा भी मेहनत करने की जरूरत है, और उस मेहनत को करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो many improvement has been suggested in calculating SDI and many new components have been added to the human development report. Okay, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being, that is the most important. That is why these are the indicators have been taken in the Human Development Index. Okay, now the next one is the sustainability of development. अच्छा, क्या होती है सस्टेनेबिलिटी? बहुत क्लियर मीनिंग है इसका। क्या जो डेवलपमेंट आज हमारा हुआ है उसे हम फ्यूचर में भी सस्टेन कर पाएंगे, फ्यूचर में बना रख पाएंगे? दिस इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इट मीन्स we have to fulfill our present need with ensuring that the whatever resources available to fulfill the present need will also be available for the fulfillment of the future generation. Okay, now the sustainability of development involves finding ways for continuous development without the risk of running out of resource or causing irreparable damage to environment. Okay, and sustainability of development would involve more efficient use of our existing resources so that they would keep safe for future generations. तो यही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि हमारा जो अभी डेवलपमेंट हुआ इसको हम कंटिन्यूस रख पाए, हमारे रिसोर्सेज हम बनाए रख पाए, ठीक है, इस तरह का डैमेज नहीं हो एनवायरमेंट का जो कभी रिपेयर ही ना हो पाए, ठीक है। इसके अलावा हम कितना ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को, हम इसकी भी बात इसमें करते हैं, ठीक है, और हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी इनको सेफ रख पाए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे, जैसे एग्जांपल नंबर 1, ग्राउंड वाटर इन द इंडिया। हम जानते हैं कि ग्राउंड वाटर जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, एग्रीकल्चर में जो बूम आया है, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे, तो हमने क्या किया है, हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर यूज किया है, और ओवर यूज करने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत कम हो गया है, बहुत नीचे चला गया है, और धीरे धीरे हम जान रहे हैं जिस तरह का क्लाइमेटिक चेंज आता जा रहा है, उस क्लाइमेटिक चेंज आने की वजह से भी उस क्लाइमेटिक चेंज के आने की वजह से भी जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत डाउन होता जा रहा है। तो अब इस बात की चिंता हमें सताने लगी है कि आने वाले टाइम पे आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को वो ग्राउंड वाटर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्लियर? ओके, लेट मी डिस्कस द अनदर, द exhaustion of natural resources.
ठीक है, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस वगैरह है, ठीक है, ये अगर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? देखो रिजर्व्स हमें दी गए हैं इस टेबल में, यहाँ पे मिडिल ईस्ट में 808,000 मिलियन बैरल्स, नंबर ऑफ इयर्स रिजर्व्स विल लास्ट 70 साल और चलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 मिलियन बैरल्स हैं, ये 10.5 से 10.5 साल और चलेंगे, और पूरे वर्ल्ड में इतना है और इतने साल और चल जाएगा। ये सारा आइडिया हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हम हमारा कंजप्शन कम नहीं कर पा रहे हैं, और इसी तरह से अगर कंजप्शन चलता रहा तो डेफिनेटली इट विल एग्जॉस्ट वन डे and we will not able to do anything. Okay, that is why we have to make such type of policies which will improve the system of the consumption and use of the natural resources in present time as well as in the future. ठीक है, तो अब भाई हम कैसा सिस्टम डेवलप करें कि अभी कंजप्शन हम इतना करें कि फ्यूचर के लिए भी वो बना रहे। तो इस सारे रिसोर्सेज को हमें ढूंढने की जरूरत है, और वो रिसोर्सेज अब हम धीरे धीरे डेवलप कर पा रहे हैं, जैसे कि हम जो अदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह पे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके ऊपर रिसर्च चल रहा है, टेक्नोलॉजी नई से नई हमारे सामने आ रही है, जैसे सोलर एनर्जी हम बात करें, टाइडल एनर्जी की हम बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, है ना, बायोगैस वगैरह है। तो इस तरह के जो अदर एनर्जी सोर्सेज है उनके ऊपर हम अभी काम करना शुरू कर रहे हैं, ताकि हम हमारे डेवलपमेंट को सस्टेन रख सकें आगे के लिए भी, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। ओके, इन लास्ट वी कैन से दैट देयरफॉर वी कैन अंडरस्टैंड द consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries। आपको पता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है ये, ठीक है, कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कभी भी ये नहीं देखता है कि नेशनल बाउंड्री है या स्टेट बाउंड्री है। ठीक है, दिस इश्यू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, कोई एक राष्ट्र संबंधित नहीं। आज हम जानते हैं कि ओजोन डिप्लेशन हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्या हमारे देश पे इम्पैक्ट डालेगी? ऐसा नहीं, वो पूरे वर्ल्ड पे अपना इम्पैक्ट डालेगी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सभी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कभी भी नेशनल बाउंड्री या स्टेट बाउंड्रीज की बात नहीं करता है, ये पूरे वर्ल्ड को एक परिवार मानता है और उसके ऊपर एक साथ अपना नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर लिंक्ड टुगेदर, हमारा जो भविष्य में जुड़ा हुआ है वो अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्रीज से अलग है, बैकवर्ड कंट्रीज से अलग है, ऐसा नहीं है। सारी कंट्रीज का फ्यूचर एक साथ जुड़ा हुआ है। That is why the sustainability of development is comparatively a new era of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together। सभी एक साथ काम कर रहे हैं। क्यों एक साथ काम करने के पीछे का कारण है कि कोई भी एक एरिया, कोई भी एक व्यक्ति, एक ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट एंश्योर the sustainability of the development in the future। Okay, that is why all the people, all the technology holders, okay, peoples have to do any type of work simultaneously and together, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी हम कह पाएंगे कि हम एक्चुअल में डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के ये बात समझ में आई होगी कि डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट एक बहुत छोटा एस्पेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, एक ह्यूज कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम इसको बहुत एक कॉन्ट्रैक्ट नेचर का कभी भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, सोसाइटी के लेवल पे अपने पैरामीटर्स हैं, एक पर्सन के लेवल पे अपने कुछ पैरामीटर्स हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स इक्वली इंपॉर्टेंट है मटेरियल थिंग्स के। अदर जो चीजें हैं, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, डिग्निटी है, डेमोक्रेसी है ना, ये सारे उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए इनकम है। क्योंकि हम इन सब नॉन मटेरियल थिंग्स को छोड़ के सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर बेस होकर कभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी सोसाइटी का, अच्छे समाज का निर्माण तभी हो पाएगा जब हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, न कि एक कॉन्ट्रैक्ट सा डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है, एक समग्र
जो धारणा है वो अपनाने की जरूरत है, तभी कोई भी कंट्री, कोई भी जो स्टेट, कोई भी सोसाइटी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से डेवलप कर पाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। ओके, आई होप आप लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसके बिहार पे अपने खुद के नोट्स तैयार करेंगे और जो क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं उन्हें सही तरीके से आप सॉल्व करेंगे और पूरे मनोयोग से, अपनी पूरी इंटेलिजेंस के साथ में आप इस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझेंगे और एक ग्रुप डिस्कशन बनाकर, एक ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपस में अपने जो साथी हैं उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।